जिस वक्त भारत गरीब था लेकिन नैतिक मूल्यों पर खड़े होने का साहस रखता था, तो उस वक्त समाज के सभी वर्गों में हम देखते थे कुछ नैतिकता थी कि भाई एक लक्ष्मण रेखा है, इसको नहीं लांघेंगे। वो जैसे जैसे भारत समृद्ध होता गया उसके नैतिक मूल्य नीचे आते गए। मेरे पास कोई आएगा कि ये फलाना आदमी है, ये जो है वो शर्जील इमाम के लिए जो है काम करता है और आप 2 लाख रुपए ले लो, थोड़ा सा इसको कर दो, मैं नहीं करूंगा। तो अगर आप एक कॉज वो भी देश के कॉज को लेकर करेंगे तो आप नहीं बिकेंगे। अगर कॉज नहीं है तो फिर आपकी कीमत है, आप जो कीमत लगेगी मार्केट में आप बिक जाएंगे। तो जो टॉपिक है वो बड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्या मीडिया बिकाऊ है? लेकिन मैं इसको थोड़ा सा परिवर्तित करूंगा। क्या मीडिया सिंस इंडिपेंडेंस बिकाऊ रही है या 2014 के बाद रही है? सबसे पहले अमिताभ सर से पूछूंगा। अमिताभ सर, ये जो मीडिया की परिभाषा है या एक जो परसेप्शन आम जनमानस के अंदर है, यानी मीडिया चौथा स्तंभ तो बर्बाद है, गिरा हुआ है, या इंडिविजुअल की पहचान नहीं है। मैं आपके अनुभव के थ्रू जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में मीडिया शुरू से ही ऐसा रहा है जो अभी जो स्वरूप दिखता है, या आपकी आंखों के सामने धीरे धीरे बदला है, या उसमें बाहुबल, पैसा या लीडरशिप, नेतृत्व का भी प्रभाव अब ज़्यादा दिखता है? मुझे लगता है कि जो सामाजिक स्थिति होती है जिस दौर की, उस स्थिति से उस दौर की सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं। एक ही टकसाल से मास्टर आ रहा है, सिपाही निकल रहा है, जूनियर इंजीनियर निकल रहा है, उसी से लेखपाल पटवारी निकल रहा है, उसी टकसाल से पत्रकार आ रहा है। समाज तो एक ही है, एक कालखंड में। तो सामाजिक अवमूल्यन जो है ना, वो हर विधा को प्रभावित करता है। उसने पत्रकारिता को भी प्रभावित किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस वक्त भारत गरीब था लेकिन नैतिक मूल्यों पर खड़े होने का साहस रखता था, तो उस वक्त समाज के सभी वर्गों में हम देखते थे कुछ नैतिकता थी कि भाई एक लक्ष्मण रेखा है, इसको नहीं लांघेंगे। वो जैसे जैसे भारत समृद्ध होता गया उसके नैतिक मूल्य नीचे आते गए। तो वो हर दृष्टि से आए, हर कोण पर आए, हर आयाम पर आए। उसी का हिस्सा मीडिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी सब पाक साफ रहे, साथ में आसमान पर पवित्र है, आबे जमजम है और मीडिया पतित हो गया, ऐसा मैं नहीं कहूँगा ना। मैं अनवांटेड निंदा में भी रस नहीं लेता ना। जैसी परिस्थितियाँ समाज की हैं वैसी ही इसकी। और दूसरी एक जो बड़ी बात वो है कि मीडिया से जब आप ये अपेक्षा करते हैं, सांसदों की तनख्वाहें जब बढ़ाई गई, हम लोगों ने 30-40 साल के अपने अनुभव में देखा, तो तर्क दिया गया कि भाई सांसद को पैसा ठीक दो ताकि वो क्षेत्र की सेवा कर पाए और दंड फंद में कम लगे। हालांकि उसके बाद भी लग रहे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा गया कि जो जिले में आप अशोक श्रीवास्तव को, अमिताभ अग्निहोत्री को, प्रखर को मत देखिए क्या, हमको वो 90 के दौर को देखिए क्या। आज तनख्वाही ठीक हुई है क्या? तब क्या तनख्वाही थी मेरी? जब मैं पहली तनख्वाह मिली तो 1200 रुपया मिली, और मैं IIM छोड़ कर आया था। ऐसा नहीं कि शादी के लिए पत्रकार हो गया था कि शादी नहीं हो रही तो पत्रकार हो जाए ना। IIM छोड़ कर आया, तब 1200 रुपया मिला। तो ये पेशा कुछ त्याग तो मांगता है। मैं कहूँगा कि जो घर फूके, आप कबीर ने कहा कि जो घर फूके लो चले हमारे साथ। अगर आपको वैभव चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, फार्म हाउस चाहिए और पेंट हाउस, और कैसे कौन कौन से हाउस है वो चाहिए, तो किसी पार्टी में शामिल हो जाइए। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल, जनता दल, चाहे जिसमें, सब में भरपूर फसल काटने की आज़ादी है। ठीक, बढ़िया गाड़ी हो जाएगी, राष्ट्रवादी रहिए चाहे वामपंथी रहिए, उससे कोई फर्क नहीं। सारे पंथों में गंगा बह रही है, आनंद लीजिए। या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगी, वो भी अच्छा काम है, उसमें भी कॉलोनी काटिए। ठीक, लेकिन अगर पत्रकारिता करनी है, अभी हम लोग दूसरे मंच पर जब थे तो अशोक ने एक बात कही कि भाई पत्रकारों की आर्थिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। बात ठीक है, जांच हो नहीं हो अलग विषय, लेकिन पत्रकार जिस दिन मुझको ये रहती, मैं अपने निजी जीवन से कहता हूं कि जिस दिन मुझे ये अपेक्षा रहेगी कि मैं बहुत संपन्न हो जाऊं, उस दिन मैं पत्रकारिता का पेशा छोड़ दूंगा। जिन पेशों में ईमानदारी से संपन्नता है वो काम करूंगा, मेरे अंदर योग्यता है, क्षमता है। मैं समोसा भी बेचूंगा तो औरों से बेहतर बेच लूंगा, तो क्या दिक्कत है। लेकिन मैं पत्रकारिता में रहते हुए दूसरा काम नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं। ये नैतिक मूल्य ना कोई थोप सकता है, ना इंजेक्ट किए जा सकते हैं। ऐसा कोई इंजेक्शन बने ही नहीं। कोरोना का टीका बन गया, इसका टीका नहीं बना कि नैतिकता आप डाल देंगे। आदमी बेईमान है
तो फिर वो चतुर्दिक बेईमान है भाई। वो जो काम करेगा उसमें घपला करेगा, चाहे पत्रकारिता करे और चाहे पुलिस में सिपाही बने। इसलिए मुझे लगता है कि सत्ता किसी भी दौर की रही हो, हम लोग जब चैतन्य हो रहे थे तो इमरजेंसी की छाया का समय था देश में, फिर उसका उतार हुआ, मुरारजी की सरकार आई। सत्ता कैसी भी रही हो, हर सत्ता का एक मन होता है कि मीडिया को दबा के रखो। मेरी जैसी खरी बात कोई नहीं कहेगा, कोई इधर की कहेगा, कोई उधर की कहेगा, कोई इधर गाली दे, कोई उधर। मैं किसी को गाली दे तो बीच में खड़ा हूं। इंदिरा गांधी की सरकार चाहती थी कि जो कुछ छपे, जो कुछ बोला जाए, तब और तो कहीं बोले नहीं जाता था दूरदर्शन के अलावा, है रेडियो के अलावा, तो वो हमारे नियंत्रण से ओके होके जाए, संजय गांधी उसको अप्रूव करे। वैसी थेतरई दूसरे नहीं करते, वो एक्सट्रीम की थेतरई थी, ऐतिहासिक थेतरई थी। लेकिन थेतरई हर सरकार में है, हर सरकार में है, और हर सरकार चाहती है, जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट होता है, कि भाई हमारी बात थोड़ी सी अच्छे से चले और ज़्यादा चले। और स्वाभाविक है, जब आपने पत्रकारिता के लिए कोई आर्थिक स्वायत्तता का, स्वतंत्रता का ढांचा ही भारत में विकसित नहीं किया, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम? उसका क्या होगा? दिल्ली में ही पत्रकारिता नहीं हो रही भाई, जामू में भी हो रही है, श्रीगंगानगर में भी हो रही है। उन लोगों से पूछी जाके पत्रकारिता का मतलब क्या है, कितना कष्ट झेल रहे हैं, और उनको कोई गोली मार दे तो उनकी उस पर कोई लड़ने वाला नहीं, संघर्ष करने वाला नहीं, उनके चैनल में खबर नहीं चलेगी, उनके अखबार में खबर नहीं छपेगी। अभी अशोक बता तो रहे थे कि अशोक ने जब वो वहां का प्रेस क्लब पर विरोध प्रदर्शन किया तो 10 आदमी नहीं आए। तो गरीब पत्रकार कैसे लड़े? आप उससे कैसे अपेक्षा करते हो कि बेटा भगत सिंह हो जा? उसके बच्चे क्या करेंगे? ये बड़ी समस्या है। या तो समाज पत्रकारिता को वित्तीय सहयोग की कोई योजना समाज से आए, वित्तीय सहयोग कारपोरेट से, सरकार से आएगा तो उनका दखल रहेगा। कुछ लोग मान लेते, कुछ लोग नहीं मानते, थितरई करते, लेकिन सच्चाई है दखल रहेगा। भैया जो पैसा देगा वो अपनी चलाएगा। IMF से लोन लेगी सरकार तो IMF की शर्तें मानेगी, खुले में मानो और चाहे अंधेरे में मानो। जैसे ये कमरा है ना, इसमें अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, अंडर टेबल हम लोग कुछ भी कर ले क्या, या उजाले में मांगो, हाँ नहीं तो फोकस भी डिफोकस हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पैसा भी उधार ले लो और शर्त भी ना मानो। पैसा लोगे तो शर्त माननी पड़ेगी। अशोक सर, 22 वर्षों से आप दूरदर्शन में काम कर रहे हैं, और इस पर डायरेक्टली कहूँ कि सरकार का पहले तो कंप्लीटली नियंत्रण होता था। 2014 में गजब का हल हुआ, अब राष्ट्रवादी सरकार आई। मैं नाम नहीं लूँगा, और अभी सीखा है अमिताभ सर से, नाम लेना नहीं चाहिए, नहीं लूँगा। लेकिन बड़ी गजब की मैंने चीज़ देखी कि कई राष्ट्रवादी बन गए और बोले हम भी राष्ट्रवादी हैं, अब हमारी राष्ट्रवादी पत्रकारिता देखो। ये जो फ्लिप है पत्रकारिता में, ये कैसे आता है? और ये जो जनमानस अंधेरे में सामने बैठा है, ये एग्जैक्टली अंधेरे में है पत्रकारिता के भी उस दृष्टिकोण से मैं जहां कह रहा हूं, इसका सॉल्यूशन ये निकाले तो कैसे निकाले? समझ में नहीं आता कौन राष्ट्रवादी है, कब फ्लिप हो जाएगा और क्या हो जाएगा। ये आप कब से देख रहे हैं ये जो बदलाव है, ये भी एक सतत प्रक्रिया है? देखिए, ऐसे तो ये सतत प्रक्रिया है। सरकार आती है तो बहुत सारे लोग अपने एकदम से पलटी मारते हैं और एकदम से राष्ट्रवादी बन जाते हैं, फिर एकदम से पलटी मारते हैं, एकदम से वामपंथी बन जाते हैं। तो वो तो एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ इसमें देखिए, हमको दो चीज़ें देखनी चाहिए इस देश में। 2014 के बाद, अब जैसे आप मान लीजिए 2014 कट ऑफ डेट लेने, 2014 के बाद अचानक आपको बहुत सारे पत्रकार राष्ट्रवादी पत्रकार बनते दिखे। आपका इशारा शायद उस तरफ है। और अमिताभ जी, क्या आपने सीख लेनी, नाम नहीं लेना चाहिए, तो पता नहीं, मैं इसलिए मतलब मैं इस मामले में थोड़ा उल्टा हूँ, मैं तो नाम लेके ठोकता हूँ। मुझे लगता है एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अब इस मामले में मैं नाम लेने से इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे किसी से कोई डर है या कोई मित्रता है। लेकिन देखिए क्या है, मैं अपने ऊपर लेता हूँ। 2014 नहीं, पर आप मेरी कट ऑफ डेट मान सकते हैं 2000, आप मान सकते हैं 1995 मान सकते हैं, 98 मान सकते हैं, 2004 ले लेते हैं। हाँ मतलब कुछ ऐसा ले लीजिए, कोई ऐसी कट ऑफ डेट ले लीजिए। मैं खुद भी जो है बहुत बदला हूँ।
तो मैं कैसे, अगर जो बदले हैं, मैं तो 2014 के बाद नहीं बदला, लेकिन 2014 के बाद बदले तो मैं उनकी इंटेंशन पर तब तक शक नहीं कर सकता जब तक कि मुझे सामने से अवसर ना मिले उनकी इंटेंशन बदलते दिखने का। मैंने कहा मैं खुद बदला हूं, इसलिए मैं आपको ये बताऊं, मैं सचमुच जो है, मैं मंदिर नहीं जाता था। अब भी मैं मानता हूं कड़-कड़ में भगवान है, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाता था। मुझे भगवा देख के जो है चिढ़ होती थी, मुझे लगता था हर भगवाधारी जो है वो कोई ना कोई चोर उचक्का है, क्योंकि हमारे मन में ये भर दिया गया था, खास करके बॉलीवुड की फिल्में, ये सब देख कर भगवा। लेकिन धीरे धीरे मेरी भी आंखें खुली, मुझे समझ में आया कि भगवा का क्या इंपॉर्टेंस है। मुझे समझ में आया हिंदुत्व, मैं भी सेकुलर था ना एक टाइम में, कॉलेज में तो हम भी सेकुलर होते थे, हमको लगता था हर व्यक्ति बराबर है और जो है सेकुलरिज्म जरूरी है, तो मैं खुद भी बदला हूं। तो मुझे नहीं मालूम 2012 के बाद इस देश में देश को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर के एक लहर आई। अब उस लहर में बहुत सारे लोग जो हैं आ गए। अब कुछ उस लहर में तो आ गए इसलिए कि जो सचमुच महसूस कर रहे थे, कुछ किसी का पोंछा पकड़ कर आ गए, उनको लगा कि अब ये बैतरनी जो है ये मोदी काल है, तो मोदी काल में हम तर जाएंगे। लेकिन आप, अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा हूं, लेकिन आप लोग सब जो है, बिकॉज हम लोग चैनल में हैं, हमको अपने अपने चैनल के अलावा दूसरे चैनल देखने का बहुत कम मौका मिलता है। लेकिन पब्लिक इन दिनों कह रही है 2024 के चुनावों के बाद कई जो एंकर्स, कई बड़े बड़े पत्रकार से, उनके सुर अचानक से बैलेंस हो गए। अब जो कल तक तो बिल्कुल एक तरफा थे, आज अगर बैलेंस हो गए तो समझ लीजिए वो पलटू मार हैं। अब इसमें कुछ हद तक तो मजबूरी भी होती है, ठीक है, कुछ हद तक मजबूरी होती है क्योंकि चैनल की एक पॉलिसी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा आपकी अपनी स्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एक चीज़ जो आपने अमिताभ जी से सवाल पूछा था, उस सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ एक चीज़ और, क्योंकि ये सवाल इससे भी जुड़ा है कि भाई पैसा, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, हिंदुस्तान के बारे में मोटे तौर पर एक आम धारणा है कि हिंदुस्तान, हमारे डीएनए में करप्शन आ गया है, ठीक है ना। हम किसी पत्रकार से उम्मीद करें वो बड़ा ईमानदार हो, उसके डीएनए में करप्शन आ गया। क्या जब नोटबंदी लागू हुई तो जितने बैंकर्स थे सबने करोड़ों कमा लिए। हाँ। उनको मौका लगा, उन्होंने करोड़ों कमा लिए। उनको लगा पता नहीं ऐसा मौका मिले ना मिले। उसके बाद जब कोरोना आया तो जितने जो केमिस्ट थे, जितने डॉक्टर्स थे, जिनके होटल थे, जिनके हॉस्पिटल थे, सबने करोड़ों कमा लिए। तो हर आदमी मौके का इंतजार करता है। कहते हैं हिंदुस्तानियों के बारे में कि एक आदमी तब तक ईमानदार है जब तक उसको करप्शन करने का मौका नहीं मिला। तो ये तो बात उसकी है। लेकिन मैं एक बात ये मानता हूं, यहां पर मैं थोड़ा सा मानता हूं, देखिए करप्शन हर जगह है, लेकिन क्या सीमा पर खड़ा सिपाही जो है, जितने सीमा पे सिपाही खड़े हैं, मान लीजिए कि एक चौकी पर 25 सिपाही हैं, क्या वो 25 के 25 करप्ट होंगे? आप उनको कभी आजमाइए, आप उनको कहिए कि भैया सामने से गोली आएगी, तुम भाग जाना, ठीक है, हम तुम्हें 1 लाख रुपए दे देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन 25 में से हो सकता है एक तो निकल जाए ऐसा जो भाग जाए, बाकी 24 वहां डटे रहेंगे 1 लाख के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं, कॉज के लिए। और अगर पत्रकारिता में भी, अगर मैं एक कॉज के लिए कर रहा हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पत्रकारिता इसलिए करनी है क्योंकि मुझे इस देश को सुरक्षित रखना है, तो मैं नहीं बिकूंगा, क्योंकि मुझे इस देश की चिंता है। अगर मुझे कोई आकर, अगर आपको कोई आकर कहे कि मैं अभिषेक जी आपको 1 लाख रुपए दूंगा, एक खालिस्तानी का पॉडकास्ट कर दीजिए, आप कहेंगे मैं नहीं करूंगा। मेरे पास कोई आएगा कि ये फलाना आदमी है, ये जो है शर्जील इमाम के लिए जो है काम करता है और आप 2 लाख रुपए ले लो, थोड़ा सा इसको वो कर दो, मैं नहीं करूंगा। तो अगर आप एक कॉज, वो भी देश के कॉज को लेकर करेंगे तो आप नहीं बिकेंगे। अगर कॉज नहीं है तो फिर आपकी कीमत है, आप जो कीमत लगेगी मार्केट में आप बिक जाएंगे। बड़ा अच्छा क्लियर डिफाइन किया, वैचारिक प्रतिबद्धता और व्यावसायिक व्यवधान। मैं थोड़ा इस फाइनेंशियल टर्म को व्यावसायिक व्यवधान बोल देता हूँ। प्रखर सर, आपसे भी क्वेश्चन वही है, बिका हुआ मीडिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन है। एक मीडिया पर्सन है, वह आज अच्छा न्यूट्रल पत्रकार स्वयं को बताता है, कल को एक पार्टी ज्वाइन कर लेता है, XYZ, सोचिए कोई आम पार्टी है, साधारण पार्टी है, वो ज्वाइन कर लेता है, हो सकता है राइज पर हो, और फिर उसके बाद वापस कहता है कि अब मैं वापस, चूंकि मेरी पार्टी में दाल नहीं गली, पार्टी में शायद सोच रहा था राज्यसभा मिल जाता, नहीं मिला, तो मैं वापस पत्रकार बनता हूँ। अब यहाँ पर जो न्यूट्रलिटी है या बिकाऊ है, अब आप सीधे सीधे आशुतोष जी का नाम, नहीं, मैंने नहीं लिया सर, मैंने लिया कि मैंने
इतने भी भ्रष्टाचारी क्या है? एक ही ऐसा नमूना है हमारे देश में जो कभी पत्रकार, कभी नेता, कभी पत्रकार, कुछ भी बन जाए। नहीं, आप लोग भविष्य के भी संदर्भ में समझे। कुछ लोग टीएमसी ज्वाइन करते हैं, अलग अलग पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोग बीजेपी भी ज्वाइन किए हैं, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगता मीटू का, तो शायद अभी वो नेता होते या फिर वापस पत्रकार हो जाते हैं। मेरा वो ये नहीं था, लेकिन मैं वो स्टोरी जानना चाहता हूँ, यह समझना चाहता हूँ कि यहाँ पर व्यावसायिक व्यवधान है या यहाँ पर पोजीशन की चाहत है, यहाँ कम से कम वैचारिक प्रतिबद्धता की जो बात की वो तो कम से कम नहीं है। तो इस पर जनता कैसे समझे, इसको कैसे देखे? देखिए क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पत्रकार हो, व्यापारी हो, यूट्यूबर हो, कोई भी हो, उसको राजनीति में जाने का अधिकार है। कई ऐसे पत्रकार हुए जो राजनीति में गए, फिर राजनीति के होके रह गए। मैं राजीव शुक्ला का यहाँ पे नाम लूंगा। एक बार राजनीति में गए तो राजनीति के होके रह गए, अधिकार था उनको। लेकिन मुझे बड़ी ताज्जुब होता है ये देखकर कि जो लोग, अचानक तो नहीं गया होगा कोई व्यक्ति पत्रकार, मतलब एक व्यक्ति जो एक रात पहले तक, मेरा क्वेश्चन ही वही था कि जब वो पार्टी में जाने वाला है तो उस वक्त जो शोज कर रहा है प्राइम टाइम पर वही मैं बता रहा हूँ कि देखिए, आप एक रात पहले तक एक बहुत बड़े चैनल के संपादक हैं। अब भगवान बुद्ध की तरह आपको ऐसा तो हुआ नहीं कि आप बैठे हुए तो बोधिसत्व की प्राप्ति हो गई और आपको लगा कि आपको फला पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। आप मन बना रहे होंगे, आपकी एक सैलरी है, आपका एक सेफ करियर है, आपने मन बनाया, आपने प्लान किया। तो उस जो 1 साल या 6 महीने आपने जो विचार मंथन किया, उसमें आप कितने ईमानदार थे, ये देखने वाली बात होगी। और आज जब वो एक बार राजनीति में चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं, फिर हम जैसे पत्रकारों को पत्रकारिता सिखाते हैं, चैनल के स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं ये जर्नलिज्म नहीं है, एंकर ये इस तरह की नहीं, इस तरह की बातें करते हैं। भाई आपने क्या किया? उन पत्रकारों की अगर मैं सीधे बात करूं जिनके चैनल की अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कोई व्यक्ति मर जाता है, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, अशोक जी, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, हम लोग वही बात कर रहे थे कि स्टिंगर के नाम तक नहीं छपते हैं। तो मुजफ्फरनगर के दंगे में उनके एक जो बड़ा पत्रकार जो राजनीति में गया, उसको गोली मार दी गई और वो मर गया वहाँ पर। तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ चली उसी के चैनल में, वो ये चली कि XYZ चैनल का स्टिंगर मारा गया। अपने ही चैनल में अपने उस पत्रकार को स्टिंगर बोल रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि जब उससे आप फोनो लेते थे या जब उसका लाइव लेते थे, तब आप ये बोलते थे कि मेरे साथ मेरा स्टिंगर जुड़ा हुआ है। आप तब कहते थे ना कि मेरे साथ मेरे रिपोर्टर जुड़े हुए, नाम बोलते। लेकिन जैसे ही वो मर गया, आपके ऊपर अब बर्डन आ गया कि अब आपको पैसा देना पड़े, तो आपने डिसऑन कर दिया उसको और आपने उसको स्टिंगर लिख दिया। इस तरह की पत्रकारिता का स्तर रहा इन लोगों का। इनके चैनल से एक ही रात में 100 लोग निकाल दिए गए और आज ये बेरोजगारी पे बात करते हैं। टीवी पे बैठ के संपादक के तौर पर तुम्हारी हस्ताक्षर से 100 पत्रकारों की नौकरी गई और उसके बाद बैठकर राजनीति करते चले गए और वापस पत्रकार बन गए और कहते हो कि बेरोजगारी इस देश के अंदर। किसने लोगों की छटनियाँ की थी अपने चैनल के अंदर? और छटनी का अगर मौका भी था तो क्या छटनी करते वक्त आपने ईमानदारी बरती थी? ये जो तरीके हैं ये गलत तरीके हैं। अब देखिए क्या होता है, एक पत्रकार है, मैं आपको किस्सा बताता हूँ। ये पत्रकारिता कैसी पत्रकारिता करते रहे जो राजनीति में चले गए। भारत के एक बहुत बड़े दलित नेता थे, बहुत बड़े दलित नेता, और मैं कहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद उस दलित नेता का नाम मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा दलित नेता वो रहा। उसने एक पत्रकार को थप्पड़ मारा था, एक पत्रकार को थप्पड़ मारा था। आप में से कोई ये नहीं जानता है कि उस पत्रकार को थप्पड़ क्यों मारा था। मैं बताता हूँ क्यों थप्पड़ मारा था, अंदर की कहानी। देखिए क्या हुआ। अब जो पत्रकारिता पे आज ज्ञान बांटते हैं, कांशीराम जी का आपको इंटरव्यू लेना था या बाइट लेना था, आप पत्रकारों के 10 पत्रकारों की भीड़ पहुंच गई। अमिताभ जी जो जानते हैं इस बात को बहुत करीब से, उन्होंने कांशीराम जी की पूरी राजनीति को देखा है। कांशीराम जी का मानना था कि मीडिया उनके प्रति वेंडिक्टिव है, बहुजन समाज पार्टी के प्रति वेंडिक्टिव है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, और मेरा वोटर ना अखबार पढ़ता है ना मेरा वोटर टीवी देखता है। तो भट्टे के भाव नहीं पूछते थे वो पत्रकारों को, तो उन्होंने एक लंबा इंतजार करवा दिया उस दिन पत्रकारों से। तो वो जो महान पत्रकार जो आज टीवी स्टूडियो में बैठ के बड़ा बड़ा ज्ञान बांटता है, उसने उस पार्टी के, कांशीराम जी की जो पार्टी की एक बड़ी दलित महिला के लिए अपशब्द और अश्लील बात की। और इसी समय कांशीराम जी का बाहर निकलना हुआ, और जब उन्होंने देखा कि मेरी पार्टी की नेता के बारे में इतनी भद्दी और गंदी बात कर रहा है, उन्होंने थप्पड़ मार दिया। तो यह पत्रकारों का स्तर था इन लोगों का जो स्टूडियो में बड़े बड़े ज्ञान बांटते हैं। आप एक दलित महिला नेता के बारे में अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बाद आपको थप्पड़ मारा जाता है, और उस थप्पड़ को बुनाते हुए आज इतने बड़े बन गए हो कि आज हमें पत्रकारिता पर ज्ञान देते हो, राजनीति पे चले जाते हो, फिर पत्रकार बन जाते हो और सिद्धांत गिनाने लगते हो। ये स्तर है इन लोगों का।
अमिताभ अग्निहोत्री सर ने जो क्रांतिकारी बात की थी ना, व्यवसायिक व्यवधान वाला, कि मुझे अगर व्यवसाय या पैसा चाहिए होगा तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। सर, मैं बहुत आपसे उम्र में बहुत कम हूँ, बिहार की धरती से आया हूँ, मैंने उल्टा देखा है सर, बुरा मत मानिएगा। यहाँ तो कई लोग पत्रकार ही इसलिए बनते कि नेता को डरा के रखेंगे, उससे हर महीना सैलरी लेंगे। और मैंने कई लोगों की तरक्की देखी है, 6-8 महीने में ठीक ठाक गाड़ियाँ ले ली हैं सर। तो ये एक आइडियोलॉजिकल करप्शन जो सर बोल रहे थे कि हर युग में रहे, जो अशोक सर बोल रहे थे, ये एक आइडियोलॉजिकल करप्शन है, या इस देश की एक पार्टी का सबसे बड़ा अचीवमेंट ही है ये कि उसने हर कॉमन मैन को करप्ट बना दिया है। भाई देखो, हम तो किताबें तो पढ़ी नहीं, हमने तो लोक जीवन देखा जितना, उतने से मैं समझ सकता हूँ। बाकी लाइक थोड़ा तो आज भैया, मैंने जितना लोक जीवन देखा है मैं उतने के आधार पर बात कह सकता हूँ। मूल विषय ये है कि पहले तो मैं ये नहीं मानता कि जैसा कह रहे थे ये हमारे सूत्रधार कि अभिषेक के राजनेताओं को डरा के वो दौर चला गया बाबू। अब राजनेताओं की चाकरी करके आप पैसा पैदा कर रहे हैं। डराने को बता दीजिए, किसी का नाम लीजिए, मैं अभी उसकी पोल खोल दूँ। मैं नाम तब भी नहीं लूँगा, लेकिन मैं उतनी बात बता दूंगा जितने में सारे कील काटे बाहर आ जाएंगे। क्या हमने देखी है जन्नत की हकीकत क्या है? दिल को बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है। क्या हमने संस्थान चलाने वालों को अमर सिंह से गाली खाते देखा, प्रत्यक्ष, गूगल नहीं, बाकी लोगों को गूगल पढ़ना पड़ेगा। क्या हमने लालू यादव से गाली खाते देखा, बड़े इंडस्ट्री चलाने वालों को। क्या और गाली में वो ये भी बता रहे तुमको क्या क्या दिया कमीनों। क्या इसलिए वो भ्रम दूर कर दीजिए। आजकल वो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं क्या? अब मुझे नहीं पता क्या चलाते, लेकिन ये जान लीजिए, पहले तो केवल अपराधी ही पत्रकार से सिगरेट मंगवाता था, अब नेता भी मंगवा रहे हैं। पहले शहाबुद्दीन ही चेलागिरी कराते थे, गए गुड्डू दौड़ जा सिगरेट ले, उर्जी भैया लाए, क्या होता था ना। हाँ, क्या बिहार से हूँ, ये बात तो मैं वेरीफाई कर सकता एक हूँ। बड़े राष्ट्रीय अखबार के पटना के संपादक, उनको 24 घंटे में बिहार छोड़ना पड़ा। वो एक खबर छाप दी है, शहाबुद्दीन के लड़कों ने कहा कि भाई जी छाप दिया, नया आया है संपादक, लगा फोन। क्या बोले, भाई संपादक जी हम बड़ा सम्मान करते हैं पत्रकारों का, लेकिन अपनी बदली करा लीजिए, 24 घंटे में मैं सामान, और दिक्कत हो तो लड़के भेज दे, वो सब पैक करा देंगे। क्या पहले ये अपराधी ऐसा करते थे, अब एमएलए भी यही कर रहा, पार्षद भी यही कर रहा, गांव में ग्राम प्रधान भी यही कर रहा। क्या यूट्यूब वाला चलाओ, चाहे अखबार चलाओ, चाहे सुलगती चट्टान चलाओ, चाहे धधकती बारूद चलाए, क्या आन मिलो सजना गुलाबी रातें काले दिन, कोई अखबार चलाओ, कोई नाम रखो, ठीक। धंधा यही है, प्रधान के यहाँ जाओगे, 3 दिन चमचागिरी करोगे, तब वो 500 रुपये का विज्ञापन स्वतंत्रता दिवस पे देगा। गलत कह रहे हो अभिषेक बाबू? नहीं, बिल्कुल। क्या और रंगबाजी खत्म हो गई। और अगर ये कोई भ्रम है, कुछ लोग छोटे स्तर पर मक्खन लगा रहे हैं तो छोटा प्रसाद पा रहे हैं। मोहल्ले के मंदिर में मक्खन प्रसाद जब आरती करोगे तो छोटा प्रसाद मिलेगा, बाकी बिहारी में कहीं मौका लग जाएगा तो डलिया मिलेगी। तो जो बड़े नेताओं की चाकरी कर पा रहे हैं, वो गाड़ी बंगला जैसा कह रहे थे कि गाड़ी आ जाती है, गाड़ी क्या, जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं, कवन सुकात कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। ये धरती पर बैठे भगवान है भैया। क्या लेकिन अगर कोई पत्रकार आपसे ये कहे कि मैंने ऐसे को झूठ फेंके तो उसके कान के नीचे एक दीजिएगा। अगर वो ये कहे कि फिर मैंने उनको टाइट कर दिया ना, वो टाइट होके आ रहा है इसलिए ऐसा बोल रहा है। हाँ? अरे मैंने तो मालिकों को पाद पूजा करते देखा नेताओं की, पत्रकार छोड़ो, मालिकों को पाद पूजा करते देखा। और नेता की पहली बात यही होती है कि अरे भाई ये प्रखर हमको ना समझाओ, अभी तुम्हारे मालिक आए थे। लो, अब इसके बाद प्रखर सवाल पूछना भी भूल गए। बोले क्या पूछे? मैं एक 90 की बात बताता हूँ। 90 के दौर में मैं एक अखबार में था, तो उसके संपादक एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ रहे थे और उसमें हमारी भी थोड़ी बहुत भूमिका थी परिचय कराने में। तो मैं जब उनकी थोड़ी बहुत घूमा फिरी होने लगी, वो मालिक थे, तो मैं उस पार्टी में ये जाऊँ, अशोक समझ रहे होंगे, तो जब मैं जाता था तो सारे नेता मुझसे जो पहले मेरे ही व्यक्तिगत अच्छे से रिश्तों में थे, वो कहने लगे हाँ वो आए थे अभी। एक दिन मैंने मालिक से कहा, मैंने भाई मेरी बीट बदल दीजिए, ये क्या ड्रामा है? हर लल्लू पंजू मुझसे कह रहा। मैंने आपके जाने से मेरा क्या लेने देना, और अगर ये है तो फिर मैं ये बीट नहीं कर सकता। इतना साहस मुझ में 1990 में भी था मित्र। क्या जब मेरी पत्रकारिता को बहुत समय नहीं हुआ था और कोई मेरी पहचान भी नहीं बनी थी। क्या अब साहस आ जाए तो समझ में आता है, चलो
4 लोग आपको जानते हैं, तब तो ऐसा नहीं था। इसलिए ये नैतिक साहस रीढ़ की हड्डी खुद रखनी होगी। आप नहीं रख सकते तो मैंने कहा कि फिर तो आप पटवारी लेखपाल हो जाते, तो बिना गाली खाए पैसा पैदा करते। पत्रकारिता अब गाली भी खानी पड़ रही है, नेता भी गाली दे रहा है, जनता भी गाली दे रही है। क्या अब आप बता दीजिए कि अगर लोग कहते हैं नेताओं का सम्मान नहीं है, पत्रकारों का सम्मान कहाँ है? वसुंधरा राजे के एक पायलट थे, तो वसुंधरा जी का नाम याद आ गया, राजस्थान इसलिए, तो वो हमारे मित्र थे। एक बार उन्होंने ऐसे चर्चा चली तो उन्होंने किसी गलत इंटेंशन से नहीं, बहुत नॉर्मल, अच्छा वो थे भी थोड़े हाई प्रोफाइल आदमी थे, जहाज चलाते थे, उड़ाते थे, तो उन्होंने कहा कि अमिताभ की वो एक बढ़िया बॉटल में कुछ भी छपवा लो, कुछ भी दिखवा लो। मैंने यार तुमको किसने बताया? बोले नहीं, सब लोग ये कहते हैं। ये धारणा है, ये धारणा किसने बनाई? ये एलियंस ने तो नहीं बनाई ना आके आकाश से, ये हम ही लोगों ने धारणा बनाई है मित्र। इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म हैं, इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। बहुत बड़े कोई XYZ आइडियोलॉजी का नेता एक टर्म क्वाइन करता है, मान लीजिए कास्ट सेंसस करना है, किसकी क्या जात है आज हम जानेंगे, पत्रकार की भी क्या जात है आज हम जान लेंगे। ऐसे में एक पत्रकार की भी तो इंडिविजुअल पहचान है, लेकिन वो हो ना हो कम से कम एक विचार के रूप में, तो उसके भी एक वैचारिक प्रतिबद्धता होगी, वो स्वतंत्र होगा इस मामले में। तो यहाँ पर जब स्थिति आती है कि एक तरफ चैनल है, एक तरफ एडिटोरियल चल रहा है और एक तरफ आपका व्यक्तिगत मत है, इसको कैसे आदमी बैलेंस करता है, या फिर करता आ रहा है पत्रकारिता के जगत में, या फिर जो अगर आप मान लीजिए इस टर्म के ठीक विरुद्ध है कि नहीं, पत्रकारिता में जिस प्रकार से लोगों के कास्ट पूछे जा रहे हैं ये गलत है, और आपका मीडिया ग्रुप कह रहे नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, तो ये जो स्थिति है ये कितना डिफिकल्ट होता है? देखिए, एक तो ये है कि जहाँ तक हम पहले भी सेशन में जो चर्चा हो रही थी कि एक एडिटोरियल पॉलिसी है, आपको उस एडिटोरियल पॉलिसी के तहत चलना है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने कहा कि मान लीजिए पत्रकारों की कास्ट सेंस या किसी चीज़ को लेकर आप उससे सहमत नहीं है, तो आपके पास रास्ता क्या है? ऐसे बहुत सारे पत्रकार, प्रखर ने खुद इस बात के लिए नौकरी छोड़ी क्योंकि उनको कई चीज़ से वहाँ पर स्वीकार नहीं था। मेरे सामने कई बार ऐसी नौबत आई कि भाई मुझे लगा कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। और इसके अलावा होता क्या है कि कई पत्रकार, जैसे अमिताभ जी कह रहे हैं, कई पत्रकारों ने अपनी बीट बदलवाने के लिए एक्चुअल का हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अभी एक महिला बड़ी पत्रकार है पल्लवी घोष, आप उनके कुछ पॉडकास्ट जो हैं उनके वायरल हुए, उसमें आप देख सकते हैं। वो कांग्रेस बीट कवर करती थी और कांग्रेस बीट पे कवर करने के बावजूद उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होता था वहाँ पे, उसको उन्होंने सब बताया। और ऐसा नहीं है, मैं अमिताभ जी की बात से इस बात से सहमत हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत दूध की धुली होती है पत्रकारों के मामले में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कई चीज़ों पर पत्रकारों को जहाँ स्टैंड लेना चाहिए, मान लीजिए फर्ज कीजिए कि आप किसी सरकार के खिलाफ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, एडिटोरियल स्टैंड एक तरफ है, लेकिन अगर कोई अगर नेता किसी पत्रकार से उसकी जात पूछे, तो क्या इस पर मीडिया को एक सामूहिक स्टैंड नहीं लेना चाहिए? देखिए, आज के दौर में कांग्रेस से पूरा मीडिया इतना डरा हुआ है। आपको एक छोटी सी घटना बता, मौसमी एक पत्रकार हैं, बहुत अच्छी महिला, नाम लेके लोगों को समझ आता है, बहुत अच्छी पत्रकार हैं, कांग्रेस बीट पे बहुत ईमानदारी से पत्रकारिता करती हैं, और उन्होंने पूरी राहुल गांधी की जो मेहनती हैं, पूरी राहुल गांधी की उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कवर की थी। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी मीडिया ने नहीं दिखाया, जबकि मौसमी ने आज तक पे लगातार राहुल गांधी की रिपोर्टिंग की। उन राहुल गांधी से मौसमी ने एक सवाल पूछ लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर बिल्ला लगा लो बीजेपी का। तो ये जो जात पात पूछने की जो बीमारी चली, ये करी, मुझे लगता है सामूहिक रूप से इस पे स्टैंड लेना चाहिए। मालिकों के अपने हित होते हैं, मालिक खुद चक्कर काटते हैं, तो इसलिए आजकल पत्रकार, और ये बात ठीक है, पत्रकारों को आजकल नहीं पूछा जाता, क्योंकि उनको सही बात है, जब मालिक खुद नेताजी के चरणों में बैठा है तो उस पत्रकार को लोग क्यों पूछेंगे? उनको पता है उनकी जेब में पत्रकार है। लेकिन आइडियोलॉजी के लिए, आइडियोलॉजी के लिए वहां पर क्या पत्रकार का स्टैंड नहीं होना चाहिए? वहां पर होना चाहिए। अगर फर्ज कीजिए, फिर मैं कह रहा हूं, अगर कंगना रनौत ने यह कहा कि किसान आंदोलन में लाशें लटकी थी, अगर कंगना रनौत ने यह कहा कि किसान आंदोलन में रेप हुआ था, तो कंगना रनौत ने क्या गलत कहा था?
नहीं, बिल्कुल सही कहा। जो कंगना रनौत ने फैक्चुअली करेक्ट है ये। फैक्चुअली एक दलित की वहां पर हत्या हुई, उसको काट के लटका दिया गया था। एक महिला जो बंगाल की थी उसका बलात्कार वहां हुआ था। लेकिन जब ये डिबेट में जब विषय आया, वहां पे पत्रकारों ने हथियार डाल दिए, वहां पे मीडिया ने हथियार डाल दिए। वहां मीडिया ने क्यों नहीं कहा कि कंगना ने जो कहा वो सही कहा? ये फैक्ट है, वहां पे बलात्कार हुआ, वहां एक दलित को काट के लटकाया गया, लेकिन वहां पर हम लोग चुप हो जाते हैं। वहां पर कई पत्रकार हथियार डाल देते हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करते, हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसा नहीं देती, लेकिन अगर एक सांसद, एक देश का नेता संसद में खड़ा होकर कहे कि हिंदू हिंसक होता है, तो क्या उसका जवाब प्रतिकार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हिंदू हिंसक होता है क्या? नहीं होता तो हमें प्रतिकार करना है। तो मैं ये कह रहा हूं, इंडिविजुअल, अगर मेरा चैनल, मान लीजिए, फर्ज कीजिए मेरा चैनल, मुझे क्या इस पर डिबेट नहीं करनी है, लेकिन क्या मैं अपने सोशल मीडिया पे नहीं लिखूंगा कि मैं हिंदू हूं, मैं संस्कार से हिंदू, मैं संस्कृति से हिंदू, और मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति मुझे हिंसक होना नहीं सिखाती, और ये हिंदुत्व की ताकत है, हिंदू की ताकत है। लेकिन वहां पे पत्रकार खामोश हो जाते हैं। तो ये आइडियोलॉजिकल जो वॉर है, मुझे लगता है पत्रकारों को वहां पर तो मुखर होकर बोलना ही चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं, इस आइडियोलॉजिकल वॉर में कुछ पत्रकार अगर दलाली कर रहे हैं तो हमें उनका नाम भी लेना चाहिए। क्या सोशल मीडिया के आने के बाद पत्रकारों पर और अधिक दबाव है, और क्या उनके डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हुए हैं सोशल मीडिया के ऐसे, जो ये लोग अंधेरे में बैठे हुए ऐसे लोगों के द्वारा, कि आप इस वक्त क्या हैं और ठीक 1 घंटे बाद आप किनके साथ बैठे थे? और ये एक बेहतर है चीज़, या अभी जो स्थिति बन रही है फिर वही कि मीडिया बिकाऊ है, जो मैंने टर्म को जो पूरा सेशन का ये है, थीम है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रखर सर ये जो पत्रकार के पास है कि फिर वो अपने वैचारिक प्रतिबद्धता को कैसे प्रकट करे। देखिए, सीधी सी बात है, मैं पत्रकारों के परिवार से आता हूँ, मेरे घर में कई पत्रकार हुए। मुझे एक चीज़ जो सिखाई गई, जो मुझे मेरे परिवार से सीख मिली, कि नौकरी आपको करना है। मैं जिस समाज से आता हूँ वहाँ पे नौकरी मेरे पास ऑप्शन है, तो नौकरी करना है, नौकरी को नौकरी की तरह करो, लेकिन जहाँ राष्ट्र की बात आए वहाँ पर आपको हथियार नहीं टेकना है। ये मुझे बचपन से सीख मिली और मैंने उसको अपने जर्नलिज्म में निभाया। कोई ऐसा महान काम नहीं किया, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ये नहीं करना है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं सावरकर को अपना आदर्श मानता हूँ। सावरकर को मैं अपना ये मानकर चलता हूँ कि सावरकर के जो विचार हैं वो कई मायनों में आज हम होत्साई होते हुए देख रहे हैं। सैन्यकरण को आप हम मान सकते हैं, लेकिन जब आप किसी भी लाइब्रेरी में उठा के जाकर मेरा शो देख लो, जो वीर सावरकर पर मैंने जितने बनाया, चाहे वो मैंने जी न्यूज़ के लिए बनाया हो, चाहे वो मैंने आज तक में बनाया हो, चाहे मैंने वो न्यूज़ 24 में बनाया हो, जब मैंने वीर सावरकर पर शो बनाया तो मैंने उनके जीवन के हर पहलू को लिया। मैंने उसमें उनके जो अच्छे कार्य थे उसको भी लिया, जहाँ पर उनको लेकर विवाद है वो विवाद भी लिया, जहाँ अच्छा था, जो बुरा था, जैसा था, दोनों पक्ष दिखाए। वो उन लोगों के इंटरव्यू भी उसमें डॉक्यूमेंट्री में लगाए जो वीर सावरकर के समर्थक थे, और उन लोगों के इंटरव्यू भी लगाए जो सावरकर के विरोधी थे। ये मैंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन मैं किसी वामपंथी से उम्मीद नहीं करता हूँ, ये साफ कर दूँ, क्योंकि वो चैनल है, मैं जब उस पर काम कर रहा हूँ मैं उसी ढंग से दिखाऊंगा। लेकिन जब राष्ट्र की बात आए, मैं आपको अपना एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं एक बहुत बड़े चैनल में काम करता था जहाँ पे ड्रीम जॉब, जिसके बारे में कहते थे कि उस चैनल में काम करना सपना होता है, और वो चैनल का नाम था NDTV, जो अपने उफान पर था। तब मैं वहाँ पे नौकरी करता था। वहाँ पर जब बाटला इनकाउंटर हुआ, तो बाटला इनकाउंटर के अंदर यह तय हुआ कि भैया ये जो इनकाउंटर है ये फेक है, ये गलत इनकाउंटर है, ऐसा उस चैनल ने मान लिया। ये करीब ऊपर बैठे लोग ये मान रहे थे कि संदेहास्पद है। मेरा ये मानना था, चूंकि मैं उसके पहले क्राइम हेड रह चुका था एक चैनल के अंदर, दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली को जानता था, तो मुझे मालूम था कि दिल्ली पुलिस इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती है कि जुम्मे के दिन भरी सुबह जाकर वो बाटला में इनकाउंटर करे, वो भी फर्जी। तो जो है वो मोटिवेट सही है, मुझे जो समझ में आ रहा था। लेकिन मेरे चैनल की उस वक्त की पॉलिसी थी कि हम आतंकवादियों के आगे तथाकथित लिखेंगे या कथित लिखेंगे। मैंने इनकार कर दिया, मैं नहीं लिखूंगा, मैं आतंकवादी ही लिखूंगा। तो लेकिन आप एक हद तक वो कर सकते हो, फिर आपको समझ में आने लग जाता है कि आप इस संस्थान में बहुत दिन नहीं चलोगे। मैंने आपको भी पिछले सेशन के अंदर ये जो 2019 का उदाहरण दिया, मोदी जी दूसरी बार चुनाव जीत कर आते हैं, 300 से ऊपर सीट लेकर आते हैं, और CA आंदोलन जब भारत में होता है तो मैं कहता हूं कि ये दंगाई है, ये दंगाई लिखूंगा मैं इनको, और मेरा चैनल मेरे ऊपर ये दबाव बनाता है कि तुम प्रदर्शनकारी लिखो। मैं आपको बड़ा दिलचस्प एग्जाम्पल देता हूँ। आप सबको याद होगा बरखा दत्त ने 2 लड़कियों को, जामिया की 2 लड़कियों को शीरो कहा था, जिनके पीछे वो लड़के आके छुप गए थे। उसमें से एक लदीदा थी, एक का नाम मैं भूल गया हूँ। तो
मुझे मैं आउटपुट एडिटर था, तो सारे शो की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती थी। तो मेरे संपादक ने बोला कि इन शीरों पे शो बनाना है तुम्हें आधे घंटे का। तो मैंने ठीक है बनाते हैं। तो मैंने उनके दोनों लड़कियों के अकाउंट चेक करना शुरू किए, फेसबुक अकाउंट चेक करना शुरू किया। तो जहाँ तक मुझे याद है वो लदीदा शेखो उसका नाम था। लदीदा का मैंने फेसबुक अकाउंट चेक करा, तो उसमें उसने एक जगह पे लिखा था कि मैं अली मुस्लियार की प्राउड डॉटर हूँ। अली मुस्लियार कौन है, आप में से कितने लोग जानते हैं? तो अली मुस्लियार जो था, माफ कीजिए सम्मान गलती से दे दिया उस घटिया इंसान को। तो अली मुस्लियार जो नीच व्यक्ति था, उसने बोपला नरसंहार में मुसलमानों का नेतृत्व किया था, और अली मुस्लियार की देख रेख में हजारों हजार हिंदू महिलाओं के बलात्कार हुए, हजारों हजार नायर पुरुषों का नरसंहार किया गया। वो दानव अली मुस्लियार के लिए लदीदा कहती है कि मैं अली मुस्लियार की प्राउड डॉटर हूं, गर्वित बेटी हूं। तो ये बात जब मैंने अपने चैनल हेड को बताई कि मैंने जिसको आप शीरो बनवा रहे हो मुझसे, मेरी टीम से, ये तो अली मुस्लियार को अपना आदर्श मानती है। तो मेरा बॉस पूछता ये अली मुस्लियार कौन है? तो मैंने जो आपको बताया वो मैंने उसको बताया। तो बोले यार तुमने कुछ ज्यादा पढ़ लिख लिए हो, तुमको मालूम है ना, जनता को थोड़ा मालूम, तुम बनाओ। मैंने कि मुझे मालूम है इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा। वो एक कहानी है ना कि एक गुरुजी होते हैं, उनके 4 शिष्य होते हैं। वो कहते हैं कि एक ये मटका है, इस मटके को ऐसी जगह जाके फोड़ो जहां पर कोई देख ना रहा हो। तो एक पानी के अंदर जाके फोड़ देता है, एक पेड़ पे चढ़ के फोड़ देता है, एक पहाड़ पे जाके फोड़ देता है। एक शिष्य वो मटका लेकर आ जाता है। तो गुरुजी पूछते हैं कि तुमने मटका क्यों नहीं फोड़ा? बोला जहां भी मैं मटका फोड़ने जा रहा था तो वहां मैं खुद तो देख ही रहा था ना। तो मैं एक मानता हूं कि मैं जब जान रहा हूं कि ये अपने आप को अली मुस्लियार की बेटी मानती है, तो मैं नहीं बनाऊंगा उस पर शो। लेकिन मेरा चैनल एडिटर का कहना है, जो वामपंथी सोच का है, कि भाई तुम ज्यादा पढ़ लिख लियो, बनाओ, किसको क्या मालूम है, हमको तो दिखाना है, हमारे चैनल की पॉलिसी इन सबको, हमें नायिका बनाना है और नायक बनाना है। तो ये जो चीज जब स्थिति आती है तो आप कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे? तो मुझे आखिरकार छोड़ना पड़ा। तो ये सब जो होता है, तो आपको या तो देखिए बहुत साफ है, या तो आप देशभक्ति घर पे रख के जाइए, जो अभी सर ने पिछले सेशन में क्या था कि जमीर को जो लॉकर में बंद करके जाओ। मेरे चैनल ने बोला कि यार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनने आएंगे, शायद कल परसों शपथ ले लेंगे, बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बना दो। मैंने मन लगा कि डॉक्यूमेंट्री बनाई, क्योंकि मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है वो। लेकिन मुझसे कोई बोलेगा कि मैं राष्ट्र विरोधी व्यक्ति को महिमा मंडित करूं, तो मैं नहीं करूंगा। मैं आतंकवादी को कथित नहीं लिखूंगा। ये आपको तय करना, आपको लकीर खींचना। सर इन्होंने एक बात बोली कि ये मैं जानता हूँ। एक मान लीजिए कोई आपके पास डिबेट आता है और ऐतिहासिक रूप से जिस पूरी हिस्ट्री को आप जानते हैं, आपने उस पर इन्फैक्ट कर लिया है, तो मैं थोड़ा सा वहीं से बोल, मान लीजिए ज्ञानवापी का आपको इतिहास पूरा पता है, और आपके ऊपर ये होता है शो में जाने से पहले, आप खुद भी तो एक बार कहते हो कि नहीं इस शो का तो कंक्लूजन यही निकलेगा कि भाई गलत गिराया था, ये तो आप मान के चलते होंगे। ऐसे में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स या दबाव काम करता है कि इस शो को भी न्यूट्रल रख देना है? ठीक, मैं ये मतलब 1 2 3 करके कुछ पॉइंटर्स कहूँगा, वो ज़्यादा मुझे लगता है कि समझने के लिए ठीक है। एक तो विषय ये कि आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार रहिए। ईमानदार शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, सारी चीज़ें बाद में। ठीक, आपके ऊपर प्रेशर कम से कम आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। जब आप भी माल कूट रहे हो तो आते जाते हर कोई कान के नीचे लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा? माल तो कूट ही रहे हो। लोग अच्छा उनके लिए नाच सकते हो, हमारे लिए नहीं नाच सकते हो। बोले गुड्डू गिराक मार इसको, क्या भाई आप उनके लिए नाच सकते हो, अब हमारी सत्ता, हमारे लिए नाचो। 14 के बाद जो सारे तौलिए भगवा क्यों हो गए? भगवा रंग गायब हो गया, अंग्रेजों क्या, जिसे देखो कर मेरे बाबा संग में थे, हेगड़े बार के साथ चाय पीते थे क्या? अरे भाई 77 में कहाँ थे तुम्हारे बाबा, 75 में क्या? इसलिए ये सब चीजें बाजारी है, ठीक है, इनको उसी तरह से देखिए, इनमें बहुत भावुक भी मत होइए। मूल विषय जो मैंने वहां भी कहा था, राष्ट्र महत्वपूर्ण है। क्या ना गांधी रहे, ना अंबेडकर रहे, ना नेहरू रहे, ना दीनदयाल रहे, ना लोहिया रहे, ना जयप्रकाश रहे, राष्ट्र है, राष्ट्र रहेगा। बात आई ज्ञानवापी की, अयोध्या की, काशी की, मथुरा की। मैंने इतने संस्थानों में काम किया, कभी मेरे ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं आया। मैं एक उदाहरण देता हूँ, बिल्कुल क्लिंचिंग एविडेंस, नहीं तो लोग कहेंगे बड़ी बड़ी बातें करके निकल लिए ना। मैं बता देता हूँ, मैं देश के बहुत बड़े न्यूज़ नेटवर्क, थोड़ा बाइक क्लोज कर ले। हाँ, देश के बहुत बड़े न्यूज़ नेटवर्क में उनका एक क्लस्टर देख रहा था। एक बहुत बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में घट गई, कारुणिक घटना, हृदय विदारक घटना। प्रोमो चला,
देखिए रात 8 बजे कौन है गुनहगार आदि आदि, वो तो जैसा प्रोमो के जो बच्चे लिखते वो तो बड़ा तड़क भड़क वाला लिखते थे, बिल्कुल एकदम खून उबाल उबाल जे टाइप का भाषा होती टीवी की। तो लग गई। अब मेरे पास फोन आना शुरू हुए, कुछ लोग आ गए तो मैं उनसे बिल मिला के जब आया रूम में देखा तो तब तक 7:45 बज भी गया था। बीसीओ मिस्ड कॉल पूरा दफ्तर कह रहा कि आपको फलाना ढूंढ रहे हैं। मेरी बात हुई उनसे जो जिनका कार्यालय मुझे खोज रहा था। उन्होंने जो कहा वो तो छोड़ दीजिए, मैंने क्या कहा। पांडिचेरी नहीं, तमिलनाडु नहीं, उत्तर प्रदेश, क्या जिसकी राजसत्ता की हैसियत भारत में प्रधानमंत्री के बाद दूसरी हैसियत होती है। अशोक जी गलत तो नहीं कह रहा? ठीक। मैंने कहा मेरे लिए वो व्यासपीठ है। क्या? या तो बैठूंगा नहीं, अधिकतम ये हो सकता मैं बैठूं नहीं, और बैठूंगा तो वही कहूंगा जो हुआ है। नमस्कार, मैंने अब समय हो गया, अब जा रहा शो में, शो देखिएगा मेरे। लेकिन जब मैं ये बोल रहा था तो ये सोच के ये बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं 3 मिनट के भीतर मेरे फोन पर अगला फोन आ जाए कि आप मत बैठिए। क्या? हाँ, तो मैं गाड़ी लगवाता, घर चले जाता। मैं दफ्तर में आज तक सामान ही नहीं रखा कोई अपना, मैं और मेरा ड्राइवर, चल भैया गाड़ी उठा। क्या? जितना राग फैलाएंगे, जितनी मोह माया फैलाएंगे, जितना आपका तंट घंट होगा, उतनी समस्या नहीं पैदा होगी। और एक बात और कह दूं, ये जो प्रचार है कि नेताओं ने बड़ा परेशान किया, दिस किया, दैट किया, ऐसा भी नहीं है। वही पत्रकार पिटते हैं, दबाव में लिए जाते हैं, ज्यादातर अपवाद एक आध और हो सकते हैं जिनका अपना चरित्र संदिग्ध है। मुझसे लोग कहते हैं आप शो में आपकी बात लोग सुन लेते हैं, बाकी किसी चैनल में उलझ जाते हैं, और राष्ट्रीय चैनल वालों को तो सार्वजनिक रूप से उनका सांस्कृतिक अभिनंदन कर देते हैं लोग उन्हीं के शो में, है बोले आपका विनम्रता पूर्वक झुक जाते हैं। उसके लिए आपको अपना नुकसान सहने की आदत होनी चाहिए। आपके टैंकर भी चलेंगे, आप प्रॉपर्टी का भी काम देख रहे हैं, आप ठेके पत्ती में भी हैं, क्या? और फिर रंगबाजी भी करेंगे, पत्रकार भी हो जाएंगे शाम को कोट पहन के, नहीं हो सकते तो लोग टीवी पर बोलेंगे आप दलाल हैं, दलाल हैं, दलाल हैं। 3 दफे, 1 दफे भी नहीं, 3 दफे बोलेंगे। क्या? मेरे ऊपर कोई इसलिए नाराज नहीं होता मेरे से, बड़े से बड़े नेता, क्योंकि वो जानते हैं कि बात कड़वी कही इन्होंने, लेकिन इनके कंधे पर किसी दूसरे की बंदूक नहीं। और आज अगर मुझे रगड़ा है तो कल दूसरे को भी रगड़ देंगे, उतना ही। आप ये कर सकते हैं तो आज भी नौकरी आराम से कर सकते हैं, और नौकरी नहीं कर पाए तो अपनी बात कहने का हक तो है ना। और सुनने वाले हैं देश में, ऐसा तो नहीं सुनने वाले नहीं। पहले की स्थिति अलग थी, केवल तब अखबार था, ये चैनल था। अब तो आप स्वतंत्र रूप से भी अपनी बात कहेंगे तो उसको सराहने वाले लाखों लोग हैं। एक नई धारा तो कम से कम देश में विकसित हुई है, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, वही बहुत बड़ी ताकत है। और एक बात जो अशोक जिसका संदर्भ दे रहे थे, एक ही क्वेश्चन मैं कहूंगा कि पत्रकार को जब घेर के मारा जाए, वो किसी पार्टी के द्वारा मारा जाए, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, मैं किसी पार्टी से कमिटेड हो ही नहीं सकता, तो सारे पत्रकारों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन हम अकेले उसको छोड़ देते हैं, एक बकरी को गिद्धों के और शेरों के जो उसमें बाड़े में लाके छोड़ देते हैं, वो बच्चा मारा जाता है, चाहे वो भास्कर का लड़का हो। क्या? एक मंत्री के आक्रोश का शिकार हो जाता है। क्या गुनाह कर दिया? कोई सवाल पूछ लिया तो जिले इलाही मां बदौलत हो रहे हैं, सुल्तान आलम। बाकी लोग हंस दिए, बोले इसी यही मौका मंत्री जी के मक्खन लगा लो। नहीं ठीक कहा आपने, बड़प्रेमी है। उसके साथ खड़े होइए, उसका हौसला बढ़ाइए। ये कर सकते हैं तब पत्रकारिता के लिए चिंता जताइए, वरना माल काट रहे हो, माल काटो गुरु, आनंद से रहो।